मैं जब 95 में महाराष्ट्र में मिनिस्टर बना तो NHAI का पहला BOT प्रोजेक्ट ये करने का सौभाग्य मुझे मिला। उसका नाम था ठाणे भिवंडी बाईपास। और ये प्रोजेक्ट करने के पहले ये जो BOT वाली कल्पना जो मन में आई थी, मैं उस मलबार हिल पर मंत्री करके रहता था और एक टीवी के दुकान में गया था और मुझे टीवी खरीदना था। तो जहां मैं रहता था वहां 19 हाईकोर्ट जज रहते थे और मैं अकेला मंत्री रहता। रॉक हिल करके एक बिल्डिंग है मलबार हिल में, तो सब जजेस के पास टीवी था PWD के पैसे से। तो मुझे भी टीवी लगा के मेरा डिपार्टमेंट मुझे भी टीवी खरीदी करके देगा। तो मेरे सेक्रेटरी ने आके मुझे बताया कि टीवी और फ्रिज ये GR के हिसाब से इसमें कवर नहीं होता। तो मैंने उनको पूछा कि फिर ये इतने 18 जजेस है यहाँ, इनके घर में जो टीवी और ये लगा है फ्रिज, ये कौन से पैसे से आया? तो उन्होंने कहा कि हमने ही किया, सरकार के ही पैसे से हुआ है। आप अगर चाहोगे तो हम एडजस्ट करके आपको करा देंगे। तो मैंने कहा एडजस्टमेंट मत करिए। तो फिर मैं टीवी खरीदने के लिए मलबार हिल में एक दुकान में गया, अभी भी है वो। और ऐसी जाने के बाद उसको मैंने टीवी BPL का एक कलर टीवी सिलेक्ट किया। तो उसने मुझे, पहले तो उसको पता नहीं था, मैं भी नया नया मंत्री बना था। बाद में उसको ध्यान में आया कि ये मैं मंत्री हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं, क्योंकि मैंने उनको इंस्टॉलमेंट पर मांगा था, तो उसने मुझे कहा कि सर अभी पीस अच्छे नहीं है, नए पीस का लॉट आएगा, मैं आपको टीवी डिलीवरी कर दूंगा। बाद में उसने 2 महीने टीवी भेजा ही नहीं। तब मेरे ध्यान में आया कि मंत्री को इंस्टॉलमेंट पर टीवी देने की हिम्मत उसमें नहीं है, वो दे नहीं रहा। तो 2 महीने उसमें चले गए। पर उस आइडिया ने मुझे काफी बड़ा इंस्पायर किया कि जब टीवी अगर इंस्टॉलमेंट पे मिल सकता है, कार मिल सकती है, फ्लैट मिल सकता है, तो ब्रिज, टनल और रोड क्यों नहीं बन सकता? और उसी के आधार पर ये PPP मॉडल में BOT, कुछ मेरे साथ अधिकारी थे, मेरे एक बहुत अच्छे सेक्रेटरी थे और बहुत ईमानदार थे, पर पूरा डिपार्टमेंट उनको पसंद नहीं करता क्योंकि वो इतने सख्त थे और ईमानदार थे। जो रिटायर्ड हो गए तो उनके पास पुणे में घर नहीं था। जब मुझे पता चला तो मैं मुख्यमंत्री के पास जाकर मैंने कहा कि PWD में रहने के बाद बेचारा ऐसी स्थिति है। तब उनको 10% में एक फ्लैट पुणे में दिला। और जब रिटायर्ड हो गए तो जो चपरासी रोज उनकी बैग उठाकर लेके आता था, जिस दिन वो गए उस दिन वो बैग उठाने वाला भी उनके साथ नहीं गया, क्योंकि बिकॉज ऑफ हार्ड एंड हार्श डिसीजन के कारण वो लोकप्रिय नहीं थे। पर वो बहुत ईमानदार थे, मैं उनकी इज्जत करता था। उनका देहांत हो गया तो उनको ये BOT प्रोजेक्ट के लिए पॉलिसी बनाने का काम जब बताया, उन्होंने बहुत मेहनत की। और हमने जब 2 बार 3 बार जब टेंडर निकाला तो कोई रिस्पांस ही नहीं आया। रिस्पांस नहीं आया तो मुझे लगा कि ये कैसे, बोले सर कोई आ ही नहीं रहा। फिर मेरे प्रेजेंटेशन मेरे सामने हुआ। अब मैं भी वैसे थोड़ा इतना तो रिफाइंड व्यक्ति नहीं हूँ, तो गाँवरानी भाषा में मैं भी बोलता था। तो मैंने उनको कहा, देशपांडे साहब, उनका नाम सेक्रेटरी देशपांडे, अपने लड़की की शादी करनी है, आपने बहुत अच्छा लिखा है, IAS ऑफिसर चाहिए, घर में मर्सिडीज चाहिए, 4 बंगले चाहिए, 500 एकड़ खेती चाहिए, 1000 तोला सोना चाहिए, बहुत अच्छी बात लिखी। अगर ये होता तो इसके जैसी कोई अच्छी बात नहीं। पर तुम्हारे कंडीशन के बाद जो रिक्शा चलाता है वो भी साला अपनी तरफ देख नहीं रहा, वो भी पसंद करने के लिए तैयार नहीं, और तुम कंडीशन बढ़ाते जा रहे हो, ऐसे कैसे पॉलिसी होगी? फिर मैंने कहा आप एक काम करो, मैं, आप और कुछ टीम लेके बैठते हैं और ये फाइनेंशियल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन को हम लिबरल बनाते हैं थोड़ा, और फिर उसमें ट्राई करते हैं। जैसे हमने लिबरल बनाया और भारत सरकार से अनुमति ली तो पहले प्रोजेक्ट में 7 टेंडर आ गए। और फिर वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, 55 फ्लाईओवर्स इसमें हुए। तब टोल कलेक्शन करने की बात है। Either you like it, may not like it. टोल कलेक्शन ये तुम्हारा धंधा ही नहीं है। अभी देश में ये धंधा है, इसमें
जो इन्वॉल्व है एंटरप्रेन्योर, वो एक तो पॉलिटिशियन है, अंडरवर्ल्ड है या क्रिमिनल, मारपीट करने वाले, लठीबाज। तुम ज्ञानी लोग हो, तुम्हारे बस का काम ही नहीं उधर वो टोल कलेक्ट करना, वही आते हैं। और वो आने के बाद ये सिस्टम में उनकी दादागिरी चलने लगी। और फिर उन्होंने एक काम किया कि अभी बहुत से जगह पर उतना ज़्यादा डायरेक्ट बोलना मेरे लिए उचित नहीं है, वहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या एमएलए हो, उन लोगों के साथ इनका जॉइंट वेंचर बन गया। और फिर उसके बाद ये बिजनेस रन करते हैं। और एनएचआई में भी 3-3 महीने के टेंडर निकालते हैं। मेरे को समझ में आज तक नहीं है कि 3 महीने में क्यों टेंडर निकालते हैं, 3 महीने में कैसा लेता, कितना लेता और कितना देता, तो ये भी वो बराबर करते थे। तो पहली बात तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ दिस इशू। पहली बात यह है कि टेक्निकली और फाइनेंशियली ये जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ये पॉलिटिकली और सोशली भी इम्पोर्टेंट है, जो आपके एजेंडा का विषय नहीं है, रहना भी नहीं चाहिए। ये जो रोड बनाते हैं तो टोल लेते हैं। तो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में बहुत बड़ा वंग नाट्य बोलते, विनोदी नाट्य है। तो उसमें एक फेमस एक्टर थे, उन्होंने नाटक बनाया, वो बड़ा पॉपुलर हुआ। और वो नाटक में वो कहता है हीरो कि अरे गाड़ी रोको, तो बोले क्यों रोको, बोले वो गडकरी आड़ा पड़ा है ना वहां, यानी वो टोल लगेगा बाहर। इतना वो सोशली भी विषय आगे गया। सबसे पहला प्रॉब्लम है कि अगर आप अच्छी सर्विसेज नहीं दे रहे हो तो आपने टोल नहीं लेना चाहिए। इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। अब ये क्या हुआ कि स्टेट में, देश में भी इसकी अलग अलग मानसिकता है। पूरे टोल को गुजरात में स्टेट में विरोध है। हमने एक बड़ौदा से लेकर बड़ा हाईवे बनाया, अहमदाबाद बड़ौदा, तो वहां के सरकार ने उसको पैरेलल हाईवे बनाया। तो पहली बात, वो टोल देने में जो मानसिकता है वो कुछ जगह है, कुछ जगह नहीं है। और हमारे यहाँ जो आदत है कि कितने जल्दी टोल लगाए और कैसे पैसा वसूल करे और अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करे, इसमें जल्दबाजी है। और जब रोड अच्छा नहीं होता तो फिर वो सोशल मीडिया पे फोटो छपते। रोज मेरे पास अनेक कंप्लेंट्स आती हैं। और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमारी यंत्रणा जो है टोल पर की और जो पीडीआरओ है वो उतने सेंसिटिव नहीं है। और दूसरी बात कैसी है कि एक हर चीज का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। जो ब्रेकिंग पॉइंट टोल का है वो मैं समझ चुका हूं। जो लोग नए आते हैं वो नहीं समझ पा रहे। इस सिस्टम का ब्रेकिंग पॉइंट यही है कि आप जहां ज्यादती करोगे वहां सिस्टम कोलैप्स हो जाएगी। पॉलिटिकली आप टोल ही नहीं कलेक्ट कर पाओगे। तो सिस्टम में वो जो इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, उसमें बेस्ट क्वालिटी का रोड देना चाहिए। लोग कीचड़ में जा रहे हैं, गड्ढे पड़े हैं, आप टोल ले रहे हो, लोग गालियां देते हैं। और गालियां संतोष यादव को नहीं मिलती है, सेक्रेटरी को मिलती है। गालियां मिलती है नितिन गडकरी को, टमटा को, क्योंकि लोगों के नजरों में रेलवे एक्सीडेंट होने के बाद बोलते रेलवे मंत्री रिजाइन करो। हवाई जहाज का एक्सीडेंट होता है तो हवाई जहाज का मंत्री रिजाइन करो। तो वो स्वाभाविक भी है। हमको कभी कभी इस पोजीशन का फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। तो बहुत बार ये जो टोल के बारे में मानसिकता है, इसमें अगर आप टोल नाके पर सिस्टम कोलैप्स करके 1-1 घंटा अगर खड़े होंगे लोग और आपकी सिस्टम कोलैप्स होगी, तो सबसे ज्यादा गालियां हमको खाने को मिलेगी। और सिस्टम में बहुत घुसे हुए लोग हैं, तो उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। रात को वो फास्टैग कैसे बंद करना, कंप्यूटर फेल कैसे करना। अब मैं ग्रास रूट पर आदमी हूँ, फुटपाथ पर चाय पीने वाला हूं, तो इसलिए मैं नीचे में क्या होता है इसकी मुझे पूरी जानकारी है। मैं पूरी कुंडली जानता हूं, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, कौन कैसे मैनेज हो रहा है, कहाँ से पैसे ले रहा है, तो काफी मैं समझ चुका हूं। तो प्रॉब्लम यह है कि सिस्टम को ट्रांसपेरेंट, क्वालिटेटिव और 100% परफेक्ट बनाना चाहिए। उसमें लूप होल नहीं चाहिए। जब हमने टोल सिस्टम को फास्टैग पे लाया तो 6-7 हजार करोड़ हमारा इनकम बढ़ा। जब हम लोग नेचुरली आज ये ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पे जाएंगे
तो पहला मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि इसमें से हम 10,000 करोड़, अभी 54,000 करोड़ कमा रहे हैं, हम 10,000 करोड़ हमारा बढ़ेगा। थोड़े से लूप होल इसमें से बंद होंगे। 100% लूप होल बंद होना ये इम्पॉसिबल कंसेप्ट है, पर 99% हमने किया तो भी ये बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, अप टू इन्फिनिटी। 100% परफेक्शन अपेक्षा हमारी जरूर है, पर संभव नहीं है। तो पहली बात तो यही है कि सिस्टम को इतना अच्छा बनाइए कि लोगों को तकलीफ ना हो। और तुमने झटके दिए सिस्टम को, और ये जो इसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो बड़े आपको सैबोटेज करने में वो महारत उनको हासिल हुई है। ये जो टोल नाके पे बैठेंगे उनको मालूम है कि आपकी गाड़ी पंक्चर कैसी करना, और ये अगर लोगों को इसमें तकलीफ होगी तो हम लोग पूरी तरह कोलैप्स हो जाएंगे। अभी क्या है कि जो फास्टैग की सिस्टम है इसका कब बंद करती है, कितने तक, कभी बोलता पावर चली गई, फिर हमने बोला सोलर लगाओ, फिर बोलता मशीन बिगड़ गई। ये सब ऐसे वो इसके बहुत एक्सपर्ट है। तो वो सिस्टम को अगर चेक और काउंटर चेक का जो बैलेंस है वो अगर सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है, और दूसरी जगह ये पता चल जाएगा कि इस सिस्टम में कुछ अगर हुआ तो किसने किया है, तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे। ये उसमें सुविधा चाहिए, और इसलिए स्वाभाविक रूप से सिस्टम 100% क्वालिटेटिव, लीक प्रूफ और परफेक्ट ये हमको आवश्यक है। हमको प्रयोग नहीं करना है। प्रयोग के भी सबसे भुगतभोगी मैं हूं, क्योंकि 2014 में जब मैं मंत्री बना और तब आरपी सिंह हमारे सेक्रेटरी है, एनएचए के चेयरमैन थे, और उस समय चिब्बर साहब सेक्रेटरी थे। और आरपी सिंह ने जो टेंडर निकाला था, में से कुछ लोगों को मालूम है कि नहीं मुझे पता नहीं, उसमें आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, बैंकों को दिया, और उन्होंने पहले ये कहा था कि आप जो हमको ये पैसा इकट्ठा करके हमें कितना देगा उसके आधार पर हम टेंडर अवार्ड करेंगे। उनकी आइडिया बुरी नहीं थी। यानी आज भी मुझे लगता है कि टोल को 1 रुपए भी एनएचए ने खर्चा नहीं करना चाहिए। पैसा कलेक्ट करके इंफ्रास्ट्रक्चर आपने ही खड़े करना चाहिए, और ऊपर से कंपटीशन होनी चाहिए। 2% कौन देता है, 2.5% कौन देगा, 3% कौन देगा। ये जब संभव है कि ये जो रोज 54,000 करोड़ या 70-75,000 करोड़ और आगे 1.5 लाख करोड़ तक जाएगा, ये जो पैसा कुछ समय के लिए जिसके पास रहता है उसका एक अलग धंधा है। और शायद आपके अध्ययन में नहीं आया होगा, पर बैंकर आपको बताएगा कि इतनी अमाउंट पर वो खेलता है फिर, और उसमें जो इंटरेस्ट मिलाता है उसके आधार पर उसका बेनिफिट होता है। तो एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर चाहिए और एक बैंकर चाहिए इसमें, तो दोनों आधार पर फिर अच्छा टेंडर मिलेगा। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि उस समय हमने हमारे करीब 3,85,000 करोड़ के 406 प्रोजेक्ट स्टॉल प्रोजेक्ट थे। आज हमारे काफी कम है, पर हम शुरुआत ही इसीलिए करते हैं कि प्रोजेक्ट स्टॉल प्रोजेक्ट कैसे खड़े हो जाए। ना हम सब मिलकर ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे सक्सेसफुली प्रयास इस बात के लिए प्रोजेक्ट फंसेगा कैसे और वो कॉन्ट्रैक्टर का काम कैसे बंद होगा, इसीलिए हम सबको मिलजुल कर प्रयास करते हैं। शुरू करने के पहले घर में, छोटे से गरीब घर में, वो परिवार अपना प्लान करता है कि महीने भर का राशन होगा तो किराना कितना होगा, कि ला के रखते हैं। हम टनल बना लेते हैं, पर टनल में जो पंखे बिठाने के हैं उसका अप्रूवल टनल बनने तक नहीं देते उसको। हर आदमी 2-2, 3-3 महीने फाइल दबा के बैठता है, और फिर जब टोल लेने की बात आती है तो बोलते हैं अभी ये सिस्टम फॉरेन में ऑर्डर की अभी आई नहीं। ये यहाँ नहीं, यानी मैं कोई स्पेसिफिक टनल की बात नहीं, सब टनल में प्रॉपर समय पर कोई काम नहीं होता, फिर उसका हम टोल ले नहीं पाते। मैं कश्मीर में था, वहाँ भी यही प्रॉब्लम है, और 6-6, 8-8 महीने प्रोजेक्ट डिले इसलिए हुए कि ये इक्विपमेंट अभी नहीं आए। तो प्लानिंग इन एडवांस, प्लानिंग इन डिटेल विथ इंटीग्रेटेड अप्रोच, ये सब जगह पर होगा तो निश्चित रूप से ये जो प्रॉब्लम से नहीं आएंगे। अभी हम लोग, मैं कहता हूँ कि एक बार आपको अगर 5,000 किलोमीटर का काम करना है तो 15,000 किलोमीटर की तैयारी शुरू करो।
कुछ तो कागज का ही होता है, उसका खर्चा नहीं लगता। जब लैंड एक्विजिशन शुरू होगा तब पैसा लगेगा, लगे तो तब तक एप्लीकेशन करके रखो। इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट क्लियरेंस, रेलवे की परमिशंस, बाकी बहुत सी बातें होती है। तो अगर वो जहां ये भी इससे हम गए, मैं बड़ा लिबरल हूँ, और जब हमारे सेक्रेटरी मुझे कहते थे कि 100% लैंड और सब बातें हुए बिना अपॉइंटमेंट डेट नहीं देंगे, तब मैंने कहा कि इतना मत करो, 60% करो, फिर कैसे होगा। अब पर मेरा मत अनुभव से बना है कि 90% लैंड और ऑल टाइप ऑफ क्लियरेंसेस हुए बिना अब टेंडर ही नहीं निकालना चाहिए। अब हम टेंडर निकाल के एक एक 1.5 साल रखते हैं, पर हम दे नहीं पाते क्योंकि ये नहीं हो पाता। फिर हमारे तरफ से कुछ कमियां होती है, कुछ उसके तरफ से गारंटीज नहीं मिलती, फाइनेंशियल क्लोजर नहीं होता, तो ये फिर आगे डिले चलता रहता है। कहीं ना कहीं ये पूरे सिस्टम में हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, क्वालिटेटिव अप्रोच चाहिए और पब्लिक को रिलीफ चाहिए, और 100% परफेक्शन हमारी जो कुछ सॉफ्टवेयर होगा, टेक्नोलॉजी होगी, 100% परफेक्ट चाहिए। तो उसके आधार पर हम ये सक्सेस स्टोरी बनाएंगे। और इसलिए मैंने जब ये हुआ तब मैंने चौहान जी को कहा कि आप वर्ल्ड की सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस जो है वो एक बार देख कर आइए, और वो देख कर आने के बाद हमारे देश की मानसिकता और उनकी मानसिकता में भी फर्क है। मुझे याद है, मैं यंग विद्यार्थी था तो हम पेरिस में गए थे। तो हम लोग वैसे ही भारतीय बहुत ही जीनियस है, तो हमको एक पब्लिक टॉयलेट में जाना था, तो एक एक कॉइन डालना पड़ती थी। तो मैंने बोला रुको, एक कॉइन डाली और पैर उसके दरवाजे के बीच में रखा, और एक कॉइन में 25 लोग टॉयलेट में जाके आए। तो ये जो होशियारी हमारे लोगों की है, ये आप समझ लीजिए कि ये कहाँ का चोरी कर सकते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड द वीकनेसेस ऑफ द सिस्टम। वो नहीं करेंगे तो फिर उसके कारण भी काफी तकलीफ होगी। अभी मैंने डाटा मंगवाया, हमारे पास 4 व्हीलर 7.2 करोड़ है, ट्रक्स 4 करोड़ है, कमर्शियल व्हीकल 1.5 करोड़, टोटल 12.7 करोड़ है, और हमको टोल देने वाला फास्ट टैग की संख्या 9 करोड़ है, बराबर है सर। तो 25% इसमें है ही नहीं। 3% जो है वो समझ के ये लगाते नहीं और टोल भरते, क्योंकि चोरी का माल ले जाते हैं सरकार का, वो रिकॉर्ड नहीं बनाना चाहते। तो ये भी एक रैकेट है। तो आज इस सिस्टम में 100% परफेक्शन होगा तो सरकार का बाकी जगह भी रेवेन्यू में जो चोरी होगी वो बचेगी। एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा कर रहे हैं, तो ऑलरेडी हमने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है फास्ट ट्रैक का, और फास्ट ट्रैक के इसके ऊपर ये GNSS ये जो है, ये दोनों को जोड़कर अभी वो जर्मनी के प्रेजेंट कर रहे थे, वो बता रहे थे इसको 2 लाइन से करना अच्छा होगा। अगर ये फेल होगी तो इसका रिपोर्ट मिलेगा, ये फेल होगी तो इसका रिपोर्ट मिलेगा, ताकि उसको प्रिवेंटिव मेजर्स में कुछ ना कुछ रखना होगा। तो मुझे लगता है कि हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम का कुछ उपयोग हो सकता है क्या। देखिए, हमने नई नंबर प्लेट लाई है और जो मैंडेटरी की है, एक समय उसकी कीमत 6,000 8,000 रुपये थी। मैं खूब पीछे पड़ा, उसमें भी बड़े रैकेटियर थे, और अब वो 400 रुपये और 500 रुपये में आई। और वो नंबर सिस्टम में अभी भी कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स है वो 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार चल रहा है। तो हमने उसमें अभी क्या किया कि मैन्युफैक्चरर जो है उनको ही नंबर प्लेट लगाने का ये कर दिया, तो वो रेट कम हो गए, तो ये इधर का दुकान बंद होगा। तो हमको पब्लिक को किसी भी हालत में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, उनको सिंपल ये देना चाहिए। तो 3 बातें आपके पास है, एक नंबर प्लेट है जो नए टेक्नोलॉजी की बनी हुई है, और फास्ट ट्रैक है। अब ये मैंने सुना, मुझे मालूम नहीं कि पुरानी नंबर प्लेट का भी फोटो निकालकर हमको जानकारी मिल सकती है कि वो कहाँ से निकली है, कहाँ से आई है और कितना गया है। अभी NHAI में एक वीक पॉइंट है कि ये हमारे इनकी गलती नहीं है, बीच में UPA सरकार थी, उन्होंने एक बहुत गलत उस समय निर्णय हुआ, उसका नाम था स्वीटनर। ये पूरी तरह अनलॉफुल है, अन्यायकारक है। अगर ये कोर्ट में जाएगा तो हम फंस जाएंगे। उन्होंने क्या किया कि शहर के बाजू में ही सबसे ट्रैफिक रेवेन्यू बढ़ाना चाहिए, इसलिए वायबिलिटी आने के लिए टोल लगा दिया।
अब जो आदमी रोज इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने जा रहा, रोज टोल भरता है, फिर उसको पासेस आए। तो पहली बात तो ऐसी है कि जहां अर्बन डेवलपमेंट हो रही है उन लोगों को तकलीफ देना और ये टोल कलेक्ट करके उनका असंतोष बढ़ाना कोई मतलब नहीं है। जब मैं मंत्री था तो मेरे सेक्रेटरी ने स्कूटर पर भी टोल लगाया था, पहले ऑटो रिक्शा पे लगाया था, नसीब उसने साइकिल पर नहीं लगाया। तो मैंने उनको कहा कि तुम अगर कार वालों से टोल ज्यादा लोगे वो आंदोलन नहीं करेगा, ट्रक बसेस वाले एजिटेशन नहीं करेंगे, पर स्कूटर और साइकिल वाला झंडा लेके घूमता है, तुम उससे तुम्हारे टोटल इसमें 1% भी एडिशन नहीं हो रहा, उसको आंख पे क्यों ले रहे हो? उसको ऑटो रिक्शा और स्कूटर से लेने का कोई कारण नहीं। तो पहली बात तो ऐसी है कि हमारा 75% टोल ये जो आता है ये ट्रक्स और कमर्शियल व्हीकल से आता है, 25% केवल कार से आता है। तो अमाउंट में देखा जाए तो बहुत कम है। अगर ये भी एक सोच है, सेक्रेटरी साहब और चेयरमैन साहब सोचे कि इस बहाने हम लोग इस सिस्टम में से एक मंथली और एनुअल पास अगर कार वालों को दे देते हैं तो हमको पैसे भी मिलेंगे और ये झंझट भी खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा कोई इनकम नहीं है। हमारा सब NHAI का सब पेट पानी जो चलता है वो ट्रक पर और कमर्शियल व्हीकल पे चलता है। अब धीरे धीरे ये भी एक सोशल एंगल है कि स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस और लग्जरी बसेस जहां पब्लिक बैठती है जाती है उनको माफ कर देना चाहिए। ये बहुत बड़े प्रमाण पर आर्गुमेंट चलते रहता है। स्टेट ट्रांसपोर्ट भी मेरे डिपार्टमेंट में है, उनकी हालत आईसीयू से नहीं, आईसीयू से भी और 10 गुना ऐसे आईसीयू में रखी इतनी खराब है। और उनकी बसेस ऐसी है कि उसकी हॉर्न छोड़कर सब बचता है, ऐसी हालत है। और ड्राइवर और कंडक्टर के पगार मुश्किल से नहीं दे पाते। और इसलिए हर स्टेट में, अब केरल का तो झगड़ा चालू है, अभी भी सुलझा नहीं गया, वो बोलते हैं हम पैसे नहीं देंगे। तो अब वो ये एक हमारे पास एक सोशल प्रॉब्लम के रूप में ये भी आया हुआ है। तो जो दे सकता है उससे लेना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़नी नहीं चाहिए, पब्लिक को बेनिफिट मिलना चाहिए। एक बीच में एक व्यक्ति ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया था कि कौन से टोल नाके पर कितने मिनट का डिले होता है। और वो सॉफ्टवेयर देखने के बाद ये जो हरियाणा के दिल्ली जयपुर रोड पर टोल नाका है, इसका तो किताब लिखने लायक है। वहाँ बीच में टोल नाके वाले ने पुलिस वालों से जहाँ अपनी अलायंस बना दी, उसने एक लेन बंद कर दी और उसका काम अब अच्छा चल रहा था। तो ये अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स है। ये समझते हुए टोल नाके के ऊपर किसी को 2 सेकंड क्योंकि रुकने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। ये इस सिस्टम का सबसे सक्सेस का सबसे पहला मापदंड है। अगर उसको रुकना पड़ेगा तो प्रॉब्लम है। दूसरी बात ऐसी है कि योगायोग से ये अच्छी बात है कि इस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में मोटर व्हीकल एक्ट हमारे पास है, और जो भी ट्रक ओनर है, कार ओनर है, उसको हम लटका सकते हैं। अगर वो वायलेशन करता है तो उसको जब व्हीकल बेचना होगा, जैसे हमारे यहाँ MLA MP आते हैं तो हमको फॉर्म भरना पड़ता है इलेक्शन के दिन 5 साल के बाद, तो वो NOC मांगते हैं सब। तो हमारे नाम पर कोई MLA हॉस्टल में रहता है, इधर रहता है, उधर रहता है, हमको सबका NOC लेके पैसा भरना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो हमारा वो सब हम भर ही नहीं सकते। तो वो NOC लेने के लिए वो पैसे वसूल हो जाते हैं। तो ये जो मिनिस्ट्री में ये एक्ट है, इसका उपयोग करके हम लोग किस प्रकार से उस व्यक्ति को और उस व्हीकल को, ये वायलेशन करने वाले को पकड़ सकते, क्योंकि हम जो कर सकते वही हमारा है, दूसरों ने करना चाहिए सपना है, वो इम्प्लीमेंट करने में कठिनाई होगी। तो इसमें वायलेशन करने वालों को हमारे एक्ट में क्या करना, सुधार करना और क्या नहीं करना, ये सोचना होगा। दूसरी बात, मैं तो इस मत का हूं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कॉन्ट्रैक्टर ही खड़ा करें और पैसा भी वही बैंक में इकट्ठा करें, और जो पैसे जमा होते हैं उसके आधार पर कितना % हमको देता है, ऐसे ही टेंडर हम निकालेंगे। फिर देखेंगे क्या होता है कि जैसे अभी हमने कहा कि 40% हाइब्रिड एन्युटी में हम लोग ये देते हैं। तो मैं कहता हूं कि अभी 40% देने के समय है। हम ये कहें कि 30% में कौन करता है, हम लोग 20% में कौन करता है, 10% में कौन करता है, और एक आधी केस में
वो कहेगा कि 50% चाहिए, तो हम लोग उसका भी विचार करेंगे कि इकोनॉमिक वायबिलिटी या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अगर ठीक नहीं है तो वो भी करें। तो ये मार्केट ड्रिवन होना चाहिए। तो नेचुरली ये कोई मेरा ऐसा करना ही चाहिए ऐसा नहीं, क्योंकि सभी अनुभव के साथ इसमें जो प्रॉफिट, कोई भी आदमी सेवा करने के लिए थोड़ी आ रहा है। आप लोग जो आए कि देश की सेवा करो, मोदी जी ने आह्वान किया है इसलिए अपन भी कुछ मदद करो, ऐसा तो कोई आता नहीं। मेरे एक गुरु ने मुझे अच्छी बात बताई। उसने कहा राजनीति राजनीति जैसी करनी चाहिए, धंधा धंधा जैसा करना चाहिए, सेवा सेवा जैसी करनी चाहिए। सेवा को राजनीति में मिक्स नहीं करना चाहिए, राजनीति का धंधा नहीं करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं ये कि आपका ये बिजनेस है, और ये स्वाभाविक है कि हर बिजनेसमैन ये सोचेगा कि हमें इसमें कितना प्रॉफिट निकलता है, और वो निकलना आपका स्किल्ड है। और मेरा विश्वास है कि आप लोग जितना निकाल सकते उतना हम नहीं निकालते। मैं डिसइन्वेस्टमेंट कंपनी का कमेटी का भी काम करता हूँ। एक राजस्थान में झिंक का वो था, वो अनिल अग्रवाल जी ने लिया। तब मैंने एक सुझाव दिया था कि इसमें हम अपनी 25 to 30% इक्विटी रखें। तो बहुत लोग अधिकारी थे, बोले क्यों रखें। मैंने बोला आज आपको पता नहीं चलेगा, पर एक दिन ऐसा आएगा कि ये इक्विटी हमें बहुत पैसा देगी। अब हमने उस समय जो इक्विटी रखी थी वो झिंक प्रोजेक्ट में, आज उसकी कीमत 27,000 करोड़ हो गई, क्योंकि उसका वैल्यू एडिशन हुआ। अगर कोई कंपनी के शेयर पर कोई बड़े कंपनी का ब्रांड लगता है तो 10 रुपए का शेयर 40 रुपए का होता है। तो नेचुरली मुझे ऐसा लगता है कि इन सब स्थितियों में आपको मार्केट में इसके ऊपर आप पैसा भी खड़ा कर सकते हैं। हमारा क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है। अभी इनविट मॉडल में हम जब गए तो एनएचआई के इनविट मॉडल में जो हमने लोगों के लिए, आम लोगों के लिए रखा था 25% रिजर्व, हमें उसमें 7 दिन का टाइम था, और पहले दिन 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, इतना पैसा मिला। तो एनएचआई रिलेटेड एक्टिविटी का अब मार्केट में पोटेंशियल बहुत बड़ा है, और इसमें अगर कोई आईटी कंपनी, बैंक मिलकर अगर इस प्रोजेक्ट पर पैसा भी खड़ा करेगी तो भी मिल सकता है कम इंटरेस्ट पे। तो मुझे एक लगता है कि इसमें अलग अलग प्रकार के कुछ डायरेक्ट एडवांटेज है, कुछ हिडन एडवांटेज है। आप उसका सबका अध्ययन करिए। एक हमने जो प्रोजेक्ट यहाँ पायलट प्रोजेक्ट पर के सक्सेसफुल किया, वो मुझे लगता है कि वो भी काफ़ी बातों में हमें उसके अनुभव के कारण मदद मिलेगी। एक आखिरी में मैं आपको एक बात कहूँगा कि पब्लिक ग्रीवेंसेस होगा इसके बारे में, तो उस टोल बूथ पर भी 13 चौक कहीं ना कहीं उसको कुछ लिखने का, कुछ बताने का, या कुछ जैसे तकरार करने का, उसका जनता का अधिकार है। तो वहाँ से या अपने मोबाइल फ़ोन से एक नंबर देकर हमारे उस पर इसकी तकरार वो कर सके, ताकि हम तुरंत उसको एक्शन लेकर उसका समाधान कर सके। अब ये बहुत बार आ रहा है, मेरे पास बहुत तकरार थी कि ज़्यादा पैसा काट दिया, मेरे पास फास्ट ट्रैक होने को फाइन लगा दिया, इसकी सुनवाई नहीं हो रही। ये लोगों में आक्रोश है। तो हम किसी के ऊपर, हमारे सिस्टम में उसके ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, और अगर कहीं हुआ है तो विद इन आवर उसका समाधान होकर उसके साथ न्याय मिलना चाहिए, उसके ग्रीवेंसेस नहीं होने चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और बैरियर लेस फ्री फ्लो मूवमेंट, ये इसकी सक्सेस स्टोरी है। सब कुछ करने के बाद अगर उसमें डिले होगा तो फिर ये सिस्टम करने की कोई मज़ा नहीं आएगी। इससे इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट होगा, फ्यूल की भी बचत होगी, टाइम की भी बचत होगी, तब लोगों को इसका एडवांटेज मिलेगा। और ये जो 60 किलोमीटर वाला है, ये गलत वसूली हो रही है, ये कानूनी नहीं है, पर अब मिल रहा है तो मिल रहा है। एक बात, कुछ बातें मैंने की और गलत होते हुए भी मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ कि इसमें जो भारत सरकार की पॉलिसी थी बीओटी पर, उसमें ऐसा था कि उस प्रोजेक्ट के पैसे वसूल होने के बाद बैच से ही उस प्रोजेक्ट को टोल फ्री करेंगे। फिर ये मेंटेनेंस की बात आई। अब मेंटेनेंस कितना लगता है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और मेंटेनेंस में काफ़ी अड़चन है।
पर हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं इसलिए इसका सपोर्ट करता हूँ कि जहाँ इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, ये केवल राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र यहाँ वायबिलिटी है। तो फिर जहाँ इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस है वहाँ अगर प्रोजेक्ट करने होंगे तो हमको उनको मदद करनी होगी, तो नेचुरली ये पैसा वहाँ जाएगा। तो इसलिए वो बात तो हमने हमारे इस वक्त कंसिडरेशन में ली है। मेरा अभी भी आप सबको विश्वास है, यानी रिक्वेस्ट है, अभी भी आपको लगता है तो आप बने तक सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी के साथ जॉइंट वेंचर करिए। अगर इंडियन आईटी इंडस्ट्री अगर सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी दे सकती है तो जरूर उसके साथ करिए। एक एंगल है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हमको चाहिए, फॉरेन टेक्नोलॉजी भी चाहिए, हम उनका स्वागत करते हैं। पर अगर इंडिया की कोई कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी देकर ये सक्सेसफुल कर सकती है तो सोने में सुहागन है। तो नेचुरली हमारे देश में से आईटी कंपनीज हैं, उनके लिए भी मैंने चेयरमैन साहब को कहा था कि उनका भी सलाह लो। आज वर्ल्ड में तो हम डोमिनेट कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर बनाने में तो हमारी वर्ल्ड हमको रिकॉग्नाइज करता है। तो दोनों प्रकार से भी सोचकर इसकी सक्सेस स्टोरी हमको बनानी है, प्रयोग नहीं करना। प्रयोग आप करोगे तो सबसे पहले मेरी पिटाई होगी। अब मेरी पिटाई फास्ट ट्रैक में भी बहुत हुई, और अनेक जो विद्वान लोग एक के दूसरे आते नए नए प्रयोग करते हैं, नाम तो मैंने लाता, गाला खाने का काम मेरा हुआ, और मैंने सब ज्ञानियों को अनुभव ले लिया। हर बार नया आता था, नया प्रयोग करता था। तो मेरी चौहान साहब से रिक्वेस्ट है कि मेरे को गाली पड़ी कि मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ जाऊंगा, तुम कुछ भी करो, तुम पब्लिक से कहीं भी लूपहोल मत रखो। आपको पैसा खर्चा करना पड़ता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगती है, टेक्नोलॉजी में कुछ करना है, वो एक बार चलेगा, पर 100% प्रूवन एक्सपेरिमेंट है होना चाहिए, नो ट्रायल एंड एरर। और इसलिए मैंने उनको कहा था, मैं तो सुझाव के रूप में कहा था कि वर्ल्ड में जो सक्सेस स्टोरी है उसकी कॉपी करो, नया प्रयोग मत करो। जिन्होंने अनुभव किया उसका स्किल वही जानता है। वो एक मेरे पास एक शेफ आया था, 2 किताबें लिखे, मैं भूला उनका नाम, बहुत टीवी पे प्रोग्राम होता। तो उन्होंने मुझे कुछ चीजें बनाई, तो वो तेल मीट वही डालते हैं सब, 1 मिनट में टेस्टी चीज बनाई। मैं भी कोविड के समय वो कॉपी करने लगा, मेरे को नहीं जमा। देखो, आप इंजीनियर हो, ऑफिसर हो, आईएएस ऑफिसर, आपका एक्सपर्टाइज का हर आदमी का एक फील्ड होता है। आपको ये एक फील्ड में सफलता मिलती है तो अपने को लगता है कि मैं सब फील्ड में एक्सपर्ट हूँ। मैं ये 95 में जब ये रोड का काम सक्सेस स्टोरी बनी, मुझे बहुत लोगों ने तारीफ की, तो मेरे को ऐसा लगने लगा कि मैं बहुत शाना हूँ और मुझे बहुत समझता है। तो मैंने अपना एक घर बनाने का, नागपुर में था, पुराना बाड़ा था, मिट्टी का घर था, बहुत बड़ी जगह थी। तो अच्छे बड़े आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया, तो मेरे में अहंकार आ गया कि मैं तो मुंबई पूरे हाईवे बनाया, फ्लाईओवर बनाया, वर्ली बांद्रा बनाया, ये आर्किटेक्ट मुझे क्या बताएगा। और मैंने अपनी अक्ल यूज करके घर का डिजाइन तैयार किया। मेरे बेडरूम में मेरे बेड के सामने पिलर आ गए। तब से मैंने कहा कि जिसका बंदर वही नाचे। ये गलत बात होगी कि जिसको एक्सपर्टाइज है, जिसका एक्सपीरियंस है, जिसकी प्रूवन सक्सेस स्टोरी है, उसी का सहयोग लेना कभी भी उचित होगा। तो ये 100% सक्सेस स्टोरी होगी। नक्शल में इतना ही मुझे कहना है कि स्वदेशी के आधार पर यहाँ के लोग कर सकते हैं तो सोने में सुहागन है, नहीं हो सकता है तो फॉरेन टेक्नोलॉजी को हायर करके वो करें। अगर आप सब करके आप ही इंफ्रास्ट्रक्चर डालकर हमको रेवेन्यू दें तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं होगा तो कुछ कॉस्ट हम बेयर करके करें, वो भी ठीक है। अल्टीमेटली जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ, करप्शन फ्री सिस्टम के साथ हमको बीडर को आइडेंटिफाई करना है। और एक बात चौहान साहब आप याद रखना कि आपके टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन ये हार्प ऑफ द सब्जेक्ट है। हमारे महाराष्ट्र में इतना एक्सपर्टाइज था एक समय कि पीडब्ल्यूडी में इतना ही लिखना बाकी था कि काला कोट पहन के जो आएगा उसी को टेंडर मिलेगा, इतनी कंडीशन रही थी। और आज भी मैं स्टेट गवर्नमेंट में जानता हूं, क्योंकि मैं टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंड फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन की शुरुआत मैंने की है। कैसे मैनेज होते हैं और कहाँ खुटी मारना, एक ब्रिज बनाना है
एक ही डाल देना कि इतना स्पैन 150 मीटर का जिसने किया वही टेंडर भर सकता है, बाकी पूरा रामायण लिख दिया और एक वाक्य लिख दिया तो 90% लोग डिस्क्वालीफाई हो गए। इसमें बहुत लोगों को महारत हासिल है। तो पहली बात, वी वांट ट्रांसपेरेंसी, वी वांट एग्जैक्ट प्राइस, करप्शन फ्री सिस्टम, क्वालिटेटिव अप्रोच, और पब्लिक को इसके बारे में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ऐसी सक्सेस स्टोरी, और इंक्रीज इन रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। और ये ऐसा आप करिए कि इसमें हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। और मुझे लगता है जब एक ही सिस्टम से 8-10 हजार करोड़ बढ़ेंगे, ये तो हम चाहते कि ये फुकट में आप करें आपका, पर वक्त आया तो 5-7 हजार करोड़ हम लोग अपना NHI के महीने का इनकम अगर इसमें किसी बात के लिए इन्वेस्ट भी करते हैं फॉर बेटर टुमारो, तो भी कोई गलत नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों के आज के इस चिंतन से सक्सेस स्टोरी बनेगी और उस स्टोरी में आप सबका कंट्रीब्यूशन होगा। और हमारे देश में, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में अब इम्प्लीमेंट होगा, तो हमारा सक्सेसफुल जो एक्सपेरिमेंट है ये डेवलपिंग कंट्रीज में, ये हमारा पूरा सिस्टम निश्चित रूप से आगे दुनिया उसको लेगी। इसी विश्वास के साथ आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।